नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भैया हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि अब इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी का पेपर नज़दीक है। तो आरआरबी ग्रुप डी में अभी कोर्ट केस में जो भी चीज़ें चल रही हैं, निश्चित तौर पे जो चीज़ें हैं सकारात्मक होंगी और इससे निश्चिंत रहिए आप लोग। आपका एग्ज़ाम निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 3 महीने के अंदर आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाना है। तो भैया हम लोग यहाँ से साइंस में बहुत अधिक भूमिका निभाएगा। साइंस में टोटल आपके 40 प्रश्न बनते हैं। तो 40 प्रश्नों की सीरीज में यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी चीज़ें बनती हैं। तो आज हम यहाँ पे जो भी ये क्लास हमारी होगी, हम लोग यहाँ से एक एक चैप्टर को कवर करके इस तरीके से करते हुए चलेंगे। तो केमिस्ट्री का पहला लेसन यहाँ पे पहले पार्ट की बात करूंगा मैं। तो पदार्थ का वर्गीकरण से जो क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चन को मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। चलिए, तो यहाँ से हम पहले ही बात यहाँ से हम बात करेंगे इसके मुख्य बिंदु की। तो मुख्य बिंदु इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने हैं आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या होते हैं, जैसे पदार्थ किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जिसका द्रव्यमान, आयतन, कठोरता, घनत्व जिसे हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ में क्या होता है कि चार ऑप्शन दे करके आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है और कौन सा पदार्थ नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ये भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बता सकते हैं ठोस, द्रव हो गया, गैस हो गया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा हो गया और बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो गया। तो यहाँ पे पदार्थ की 5 अवस्थाएं भी होती हैं, ठीक है ना। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे भैया अगर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करते हैं तो निम्नतम ताप पर इसमें हीलियम आ जाता है। तो सारी चीज़ों की जानकारी हम इस तरीके से यहाँ पे आपको देते रहेंगे। फिर यहाँ से आप लोग समझिएगा कि तत्व किसे कहते हैं। आप बात को समझिएगा, तत्व किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। तत्व सबसे छोटा कण परमाणु है। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। कुल तत्वों की संख्या पीरियोडिक टेबल में अब तक 118 रही है। को यहाँ पे तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तत्वों की बात करते हैं तो धातु और अधातु हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा भैया। तो पहले नंबर पे आता है धातु, दूसरे नंबर पे आता है अधातु, तीसरे नंबर पे आता है उपधातु। तो यहाँ पे धातु किसे कहेंगे, तो वे आवर्त सारणी में बाएं बाईं तरफ आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल इस तरीके से रहता है, बीच में यहाँ से इस तरीके से पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा। तो लेफ्ट साइड में जो भी यहाँ पे कह रहा है ना कि प्रथम 13 वर्ग का तत्व धातु है, तो यहाँ से ये सारी चीजें धातुएं हैं। और कह रहा है यस ब्लॉक का जो तत्व है वो धातु है, लेकिन धातुओं में हीलियम अपवाद है। हीलियम यहाँ पे जो है अपवाद की श्रेणी में आता है। तब भैया हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन भी आपका यहाँ से देखा जाए तो आपका अधातु हो जाएगा, धातु नहीं है। तो हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा। तब पी ब्लॉक के कुछ तत्व जैसे 13वां वर्ग हो गया, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के कुछ तत्व धातु हैं। जैसे कुल धातुओं की संख्या यहाँ पे टोटल 89। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में टोटल कुल धातुओं की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 89 बता देंगे। तब भाई यहाँ से अधातु क्या होता है कि ये आवर्त सारणी के दाएं भाग में पाए जाते हैं। इन्हें 14 से जो वर्ग में बांटा गया ना, वर्गों में आवर्त सारणी को आप वर्गों में बांट सकते हैं। तो यहाँ 14 से 18 के जो तत्व हैं, 14 से 18वें वर्ग के जो तत्व हैं उन्हें अधातु बोल सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे उपधातु आ गया। उपधातु की अगर हम बात करेंगे तो भैया यहाँ पे उपधातु क्या होता है, अगर उपधातु की बात करते हैं, देखिएगा, अगर उपधातु की हम बात करते हैं तो उपधातु जो होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण दिखाए जाएं, धातु और अधातु दोनों के लक्षण को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे यहाँ से आपका हो गया बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, टेल्यूरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सारी चीजें यहाँ से आपको, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से बात करते हैं कि यौगिक किसे कहेंगे भैया। तो यौगिक जो होता है, यौगिक इनमें से अगर यौगिक के निर्माण की बात करते हैं तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनता है, यौगिक बनता है। और यहीं पे होता है कि जब इनका अनुपात निश्चित नहीं होता है तो वो मिश्रण बन जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मिश्रण की बात करते हैं, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे
ठीक है ना। जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे चीजों की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि जल का शुद्धतम रूप है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? समुद्री जल है, या नल का जल है, या वर्षा का जल है, या अशुद्ध जल है? तो भैया आप लोग यहाँ से समझिएगा, अगर हम शुद्धतम की बात करते हैं तो वर्षा का जल जो होता है यहाँ पे वो शुद्ध होता है, ठीक है ना। अगर वर्षा के जल की बात करते हैं तो ये शुद्धतम माना जाता है। और समुद्री जल में यहाँ से तमाम चीजें मिली होती हैं। नल का जो जल होता है उसमें भी कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। अशुद्ध जल ये भी शुद्ध नहीं होता है। तो भैया यहाँ से, अब यहाँ से क्लैरिफिकेशन की बात करते हैं, तो इस बुक में जो क्लैरिफिकेशन कुछ और चीजें दी गई हैं तो उसको भी आप लोग पॉइंट व्यू के आधार पर याद रखेंगे। तो जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल है। समुद्री जल का पीएच मान 7.5 से 8.4 के परास में होता है, इतने के बीच में होता है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं भाई? अब देखिए ये आपके पास क्या है, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना। कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती वो गोला हो जाती, गोलाकार हो जाती हैं, जैसे ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, तब पृष्ठ तनाव के कारण गोली हो जाती हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक की बात करते हैं तो भैया न्यूटन प्रति मीटर हो जाता है। यहाँ से पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या हो जाएगा? टी बराबर फोकस अपॉन डिस्टेंस हो जाती है, प्रत्यानयन बल बटा यहाँ से लंबाई हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा पृष्ठ तनाव का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगला अगर बात करता हूँ मैं, चलिए, तो भैया हम यहाँ पे, आपको पता है कि रुक्मिणी प्रकाशन को हम यहाँ से कवर कर रहे हैं, तो आप लोगों को इसमें आई होप कि बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। अब ध्यान से देखिएगा, जब द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, तो ये चीजें आपसे पूछ, यहाँ से जल का पीएच मान जो है 7 होता है, आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वायु के नमूने में क्या होता है? वायु के नमूने में क्या मिले रहते हैं? केवल गैस के पार्टिकल होते हैं, केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं? अब भैया अगर जहाँ पे केवल की बात आ रही है, केवल शब्द की बात आ रही है, तो यहाँ पे आपको पता है कि वायु के नमूने में ऑक्सीजन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जलवाष्प भी, आखिरी गैसें भी मिली रहती हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी फॉर डॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर बात करते हैं तो इसको देखिएगा, अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि जैसे वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात की बात करते हैं, सामान्यतः 78.07% नाइट्रोजन, सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, समथिंग 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्गन 0.93 होता है, अन्य गैसें भी इसमें पाई जाती हैं। तो आपको सारी चीजें यहाँ से पता होना चाहिए भाई। अब इसको देखिएगा, यहाँ से कह रहे हैं ना कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? जलवाष्प है। रेडान को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। अक्रिय गैसों को नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। इसमें 6 प्राकृतिक अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान कह सकते हैं। तो हाल ही में एक नई अक्रिय गैस ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन की खोज हुई है, ये कह सकते हैं, जिससे अक्रिय गैस की संख्या कितनी हो चुकी है? 7, ठीक है ना। यहाँ से तो आप कह सकते हैं, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन है भैया, कह रहा है वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या होता है, क्या है? तो यहाँ से कह सकते हैं अज्ञात है, स्थिर है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो आप यह कह सकते हैं कि जो गैसों का अनुपात होता है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। तो यहाँ इसको देखिएगा, अगर इसकी बात हम करते हैं तो कह रहा है कि वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः 78.07% नाइट्रोजन, 20.93% ऑक्सीजन और 0.03% आर्गन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें इसमें पाई जाती हैं। वायु एक, इसको याद रखिएगा भैया, ये इंपॉर्टेंट है, वायु एक समांगी मिश्रण है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसको याद रखिएगा। चलिए, और यहाँ से चीजें देख लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं स्पष्ट रूप से। तो वायु वायु से विभिन्न गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो वायु से गैसों को अलग अलग करने के लिए आपको कौन सी विधि का
प्रयोग किया जाना चाहिए तो प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। यह क्रायोजेनिक पृथक्करण विधि है। इस विधि का प्रारंभ सर्वप्रथम कार्ल वान लिंडे ने किया था। तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो कह रहा है लोहे की वस्तुओं को में जंग क्या बनने से लग जाती है? फेरस क्लोराइड, या यहाँ से फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, या फेरिक सल्फेट कह सकते हैं। तब भैया यहाँ से फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण जो होता है, इस पर लोहे की वस्तुओं पर लगाने का यहाँ पे मुख्य यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मिश्रण होता है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया हुआ है कि लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण लगता है। अब यहाँ से कह सकते हैं यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना भैया कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी भी पदार्थ के रूप गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है ना। जैसे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग का लगना, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं सवाल नंबर 4 पे चले जाते हैं। सवाल नंबर 4 में ये कह रहा है कि भैया वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? तो यह शरीर के लिए अति आवश्यक है। ऑक्सीजन को तनु करता है तथा अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ऑक्सीजन को रक्त में यहाँ से घुलाता है। ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है। वायु के घनत्व को कम करती है। तो भैया यहाँ से पूछ रहा है वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? तो नाइट्रोजन के महत्व की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन को तनुकृत करना, ऑक्सीजन को तनुकृत करना, अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील। तो यहाँ से नाइट्रोजन जब यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन की उपस्थिति में कई सारी चीजें खराब भी नहीं होती हैं। तो नाइट्रोजन की यहाँ पे बात करेंगे वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है, तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को तनु करना। ठीक है। तो यहाँ से इसको देख लीजिएगा, आगे कह रहा है वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है, शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्ब में, वायुयान के टायरों में तथा द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में, भोज्य पदार्थों को जमाने तथा निम्न पदार्थ शल्य चिकित्सा के रूप में किया जाता है। तो आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है ना भाई। चलिए, आगे कह रहा है कि पौधों में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? यूरिया। सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था पहली बार। सकते हैं यूरिया का फार्मूला भैया, आप कह सकते हैं यूरिया का जो फार्मूला है NH2CO NH2 होता है। तो आप यहाँ से याद रखिएगा। मनुष्य का शरीर भी 3% नाइट्रोजन से बना है। नाइट्रोजन प्रोटीन के प्रमुख घटक हैं। जो हम लोग खाते पीते हैं उससे प्रोटीन प्राप्त होता है, प्रोटीन से हमको नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भैया। अब यहाँ से देखिएगा, कह रहा है जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? यहाँ पर आप लोगों को आ, ऐसा लग रहा होगा, ऐसी थिंकिंग आप लोग लगा सकते हैं कि जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहा कमजोर होकर टूट जाता है और उस पर उसका मतलब कि उसका वेट जो है कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ से कुछ अधिक हो जाएगा। लोहे पर जब जंग लग जाता है तो उस पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है तो उसका वेट बढ़ जाता है। याद रखिएगा, जंग लगे हुए जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से कुछ क्या होता? अधिक होता। इस बात को याद रखिएगा। तो लोहे में जंग लगने से इसका वजन बढ़ जाता है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की अपक्रिया होती है और लोहे पर जंग का फार्मूला Fe2O3H2O होता है। याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें याद रखिएगा। और यह क्लास लंबी नहीं होगी। हर दिन आपको 10-10 15-15 मिनट की क्लास मिलेगी जिसमें हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का समस्त पूरा का पूरा सोल्यूशन आप लोगों को देने वाले हैं। तो भैया शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से ग्रुप डी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे और यहीं से फंस जाएंगे, गारंटी के तौर पे इसको कह रहे हैं।